Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियोस देखेंगे सबके लिए हमने एक बार में ही कर दिया है, ठीक है। तो बात है कि आज हमने ये न्यू चैनल बनाया है एजुकाज़ोन नाम से। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियोस हैं आप लोगों तक पहुंच सके। तो बात आती है कि इस चैनल में हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे। तो देखिए, इस चैनल में आप लोग क्लास 9 एंड क्लास 10 के स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट्स को के डाउट्स हो या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो या मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चैनल में वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लास्ट पॉइंट आपका बेल आइकन, आप इस वीडियो के लिंक के नीचे बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी न्यू वीडियोस पोस्ट करें वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और उन वीडियोस की मदद से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे चैनल की। हमारे चैनल में साइंस और मैथ्स किस क्लास की, क्लास 9 और 10। मेरा नेम है जावेद, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। तो देखिए, साइंस क्या होता है, उसकी कितने ब्रांचेस होते हैं, ये सब टॉपिक आज हम पहले क्लियर कर देंगे। उसके बाद से हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्लास चैप्टर नंबर 8 होगा, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बात है साइंस की। तो देखिए, साइंस क्या है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें साइंस की, बिना साइंस का ये दुनिया खड़ी ही नहीं रह सकती। हम यहाँ पर खड़े ही नहीं रह सकते, हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग साइंस के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट से या साइंस पर ही डिपेंड है, ठीक है। जैसे अगर बात कर ली जाए एकदम नॉर्मल चीज की, कि हम लोग खड़े हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ते किस में, साइंस में ही तो पढ़ते हैं। अब ये साइंस का होता है 3 ब्रांच। अब उसमें से पहला ब्रांच आपका होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या, बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जो है एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, मैमल्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर के प्रॉपर्टीज क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं। केमिकल से रिलेटेड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें कैसे हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके कितने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होती हैं वो सब चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ हम लोग फिजिक्स में भी फिजिकल केमिस्ट्री आता है, उसको भी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, अभी हम आपके सामने इस बोर्ड पर लिख देंगे, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा और उस चीज को बहुत ही अच्छे से हमेशा के लिए रखे रहिएगा, ताकि आपके फ्यूचर में वो काम आए, ठीक है। तो अभी हम आपको फिजिक्स का डिफिनेशन बोर्ड पर लिखते हैं, उसे आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये डिफिनेशन हमने फिजिक्स की लिख दी है, उसके कितने ब्रांचेस होते हैं वो लिख दिए हैं, और ये कहाँ से लिया गया है उसको भी हमने लिख दिया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और बात ये आती है कि फिजिक्स जो है वो है क्या, इसका डिफिनेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रांच है साइंस का
जो कि डील करता है किसके साथ, आयन ऑफ मैटर, मैटर के आयन और उसकी एनर्जी, इन सब चीजों को हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे मैटर ऑफ आयन का मतलब क्या है, मैटर यानी कि कोई भी एटम है या कोई भी चीज है, कोई भी थिंग्स है, ठीक है, तो उसका वो वर्क जो कर रहा है वो फिजिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो सब चीजें होती हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और एनर्जी यानी वो ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, किस तरीके की एनर्जी दे रहा है, वो सब चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, वो चीजें जो कि हम बाहरी तौर पर देख सके वो फिजिक्स में आता है। अब फिजिक्स का जो वर्ड है वो दो जगह से लिया गया है, एक है ग्रीक वर्ड और एक है लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड का जो फिजिक्स है वो उसको बोला जाता है फिजिका, यानी लैटिन वर्ड फिजिका बोला जाता है, इसका मतलब होता है नेचुरल थिंग, और ग्रीक वर्ड में फ्यूजिस बोला जाता है, इसका मतलब होता है नेचर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी नेचुरल थिंग्स हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिक्स के अंदर में आता है, ठीक है। यानी नेचर से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करना है तो हमें फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और इसके दो ब्रांच होते हैं, एक क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स जो था वो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो क्लासिकल हो गया। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब मॉडर्न के अंदर आता है। मॉडर्न में हमारा क्वांटम मैकेनिक्स भी आता है, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीजें आती हैं। क्लासिकल में जो भी हम मोशन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स या फिर छोटी मोटी जो हम लोग 9, 10, 11, 12 तक के नॉर्मल बेसिस से रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं वो सब चीजें हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में आती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो मेन ब्रांच है, या फिर ये कहा जाए कि फिजिक्स के जितने ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में। तो वो ब्रांचेस जितने भी हैं वो आपके सामने ये रहा। फिजिक्स के कितने ब्रांचेस हैं वो सारे ब्रांचेस आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसे आप लोग तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को हमने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी कि मोशन से रिलेटेड थ्योरीज को जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब चीजें मैकेनिक्स के अंदर में आती हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जो है, हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे, न्यूटन थे और बहुत से साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जो भी थ्योरी वगैरह दिया है वो सब चीजें हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी पढ़े गए हैं वो सब चीजें हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आता है उसके बाद। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc²। तो ये भी हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसमें पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड छोटी चीजें भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब बात आती है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग थ्योरीज, ज्यादातर हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं। अब बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर कोई भी ऐसा थिंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें टेम्परेचर डिपेंड होता है, चाहे वो नेचुरली डिपेंड हो टेम्परेचर या हम लोग एक्सटर्नली टेम्परेचर दे करके उसको टेम्परेचर की मदद से कुछ नया प्रोडक्ट बनाए या फिर कुछ भी नया करते हैं, तो वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म। दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमने लिखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम दोनों को एक साथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के, समझ लीजिए कि भाई भाई हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स यानी वायर से रिलेटेड, यानी करंट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेट से पढ़ते हैं, यानी मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हमने भाई भाई क्यों कहा। तो देखिए यहाँ पर ये बात है कि अगर हम किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, यानी करंट फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद प्रोवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। और ये बात आती है कि जब से ही किसी भी वायर में या फिर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों भाई भाई कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में नहीं है कि वो दोनों भाई भाई है, ठीक है, लेकिन आप लोग इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। अब बात आती है जियोफिजिक्स की। जियो मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी आपका एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है।
तो वहां से जियोफिजिक्स भी है, ठीक है। जियोफिजिक्स यानी हम लोग जो नेचुरल थिंग्स जो पढ़ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है वहां से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जियोफिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों का है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। कहने का मतलब 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। 3 मैटर हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट हमने पढ़ा है। अब चौथा जो स्टेट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि वो एक अलग से स्टेट है, तो उस स्टेट को, उस मैटर को हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ेंगे। बात आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये देखिए कि ऑप्टिक्स में हम लोग लेजर एब्लियंस के रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लेजर का ये सिर्फ एक यूज आप लोग नहीं है कि हम लोग लेजर लाइट जो होता है रेड कलर का या ग्रीन कलर का, वो ही सिर्फ लेजर लाइट नहीं है, रूबी लेजर होते हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट और बहुत सारे ऑपरेशंस पथरी के हुए। तो ये सब ऑपरेशंस हम लोग जो है लेजर लाइट की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने किससे बनाया, ऑप्टिक्स को पढ़ करके ही तो बनाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्टिक्स जो है बड़े से बड़े चीजों को आसानी से काटने में काम आता है। ऑप्टिक्स का मतलब लेजर, ठीक है। लेजर बहुत ही ताकतवर भी होता है, सिर्फ एक रोशनी ही नहीं है, ठीक है। बहुत से टॉपिक उसमें जो है बहुत से लेजर होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं। अब बात आती है साउंड एंड ऑसिलेशन की। तो साउंड तो आप लोग जानते हैं, नॉर्मली जो भी आवाज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये साउंड हमने किसी माइक में बोला तो ही तो आप लोगों तक ये चीजें पहुंची है। तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड वगैरह, ये सब चीजें हम लोग साउंड में पढ़ते हैं। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब कि ऑसिलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, फिर वापस उसी जगह पर आना, ऑसिलेशन कहलाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, केमिकल फिजिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। केमिकल फिजिक्स क्या होता है, केमिकल फिजिक्स भी जान गए। हमने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों एक साथ पढ़ी जाएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो केमिकल फिजिक्स यानी कि बहुत सी फिजिक्स है, हम लोग ये कहा जाए कि जो दवाएं बनती हैं या उन दवाओं को बनाने के लिए कोई मशीन लगती है, तो या यूं कहा जाए कि ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे मशीनें होती हैं, उसको किन्होंने बनाया होगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा वही तो बना सकेगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स को दोनों का जानकार ही उस तरीके के ऑपरेटर्स को बना सकता है। तो वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, केमिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं, तो जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग फिजिक्स को पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ये भी तो हम लोग जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, और चौथा है हमारा प्लाज्मा। तो उसमें से ये सॉलिड स्टेट यानी कि अगर हम कोई भी सॉलिड मटेरियल्स की बात करते हैं, सिर्फ सॉलिड के बारे में जानना है, तो हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स को भी हमने बताया कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, कि बहुत ही छोटा, यानी क्वांटम का मतलब होता है एटम। कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम होता है, उस एटम के अंदर की जो भी चीजें हैं अगर हमें उसके बारे में जानना है तो वो सब चीजों को जानने के लिए हम लोग क्वांटम फिजिक्स का हेल्प लेते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ जानना है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिर बात आता है पार्टिकल फिजिक्स की, तो हमारे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को जानना है तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स यानी कि ये भी देखिए आ गया केमिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, बायो से रिलेटेड प्लस फिजिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना है तो हमें बायोफिजिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अब बात आती है एस्ट्रोफिजिक्स की। एस्ट्रो मतलब क्या होता है, स्पेस में जो लोग एस्ट्रोनॉमर जो जाते हैं वो लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, तो ही वो लोग स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस में किसी भी चीज का, किसी भी तरह की गतिविधि को, किसी भी तरीके के प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, उन तक वहां तक पहुंचने के लिए हमें एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर कंडेंस मैटर,
ये लास्ट था हमारा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को फिजिक्स के बारे में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये तो आपका ब्रांच था सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का, लेकिन ये सारे ब्रांचेस को हमें 9th और 10th में नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी उसका कुछ कुछ चीजों को पढ़ना है। लेकिन ये आपका हायर लेवल का है, तो ये हायर लेवल्स में इन सारे फिजिक्स के ब्रांचेस को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातें हमने इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा दी हैं, ताकि आप लोगों को फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी ब्रांच होते हैं, वो बातें आप लोगों तक समझ में आ जाए, आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसलिए हमने ये वीडियो में ये चीजें आपको बताई हैं। इसके आगे भी हम अभी कुछ चीजें बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को आगे तक देखते रहें, वीडियो को पॉज करके नोट्स भी करते रहें, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिट की। देखिए, फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। अब फिजिक्स जब भी हम लोग लगाते हैं तो उसका न्यूमेरिकल जरूरी है, हमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल आना। अगर हमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो हमें इसका मतलब हुआ कि हमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। यानी हमें न्यूमेरिकल्स जानने के लिए फिजिक्स के पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें पूरा चैप्टर आ गया तो हमें न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, और अगर हमें न्यूमेरिकल्स आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिजिक्स का उस चैप्टर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गई ये बातें। अब देखिए, अगर हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो उसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक होता था सीजीएस यूनिट और एक होता था एमकेएस यूनिट। कहने का मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जाता था। यानी अगर हमें डिस्टेंस नापना होता था तो हम लोग सीजीएस यूनिट की अगर बात करें, उन कंट्रीज में जहां पर डिस्टेंस नापने के लिए सेंटीमीटर का यूज और वेट नापने के लिए ग्राम का यूज। कहने का मतलब अगर हमें डिस्टेंस को नापना है तो वेट या मास को नापना है तो ग्राम, टाइम को नापना है या मेजर करना है तो सेकेंड, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, मास को मेजर करना है तो जी से ग्राम, और टाइम को मेजर करना है तो एस से सेकेंड। तो उन कंट्रीज में सीजीएस यूनिट का यूज किया जाता था, और कुछ कंट्रीज में एमकेएस यूनिट का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन यूनिट्स का यूज किया जाता था। तो कंफ्यूजन ये थी कि बहुत सारे तब इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल जो होते थे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, या बहुत सारे न्यूमेरिकल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में लगते थे, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती थी। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी था। फिजिक्स में हर चीज का सलूशन है, तो इसका सलूशन ये निकाला गया कि कोई इन दोनों में से कोई एक यूनिट को लेकर के इंटरनेशनल सिस्टम कह दिया जाए। तो इसमें से एसआई यूनिट कहा गया, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। किसको बोला गया? एमकेएस को। एमकेएस सिस्टम को ही इंटरनेशनल सिस्टम का दर्जा दे दिया गया, ना कि सीजीएस यूनिट को, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कहा कि एमकेएस को ही इंटरनेशनल सिस्टम का दर्जा दिया गया है। यानी अगर हमें डिस्टेंस नापना होगा, मेजर करना होगा, तो मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो उसमें डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में करके लगाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट इसी में दिया होगा, ठीक है। मीटर की जगह किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग किसमें उसे कन्वर्ट करेंगे? एसआई में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगाएंगे। तो ये बातें भी समझ में आ गई होंगी कि यूनिट्स क्या होते हैं, कितने तरह के यूनिट्स होते हैं, कहां से आए हैं, और क्यों एमकेएस को ही एसआई यूनिट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बातें जो है ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का एक हम चार्ट अभी हम यहाँ पर डालेंगे। उस चार्ट में सारे एसआई यूनिट्स, मीटर के वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो इन सभी के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट और उसको किससे डिनोट करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस चार्ट में मिल जाएंगी। तो उन चार्ट को आप लोग वीडियो को पॉज करके
जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी मदद से आप लोग आगे का न्यूमेरिकल्स लगा सकेंगे बहुत आसानी से। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड ये तो होता है, यानी कि डिस्टेंस हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, सिर्फ इसको अगर हमें मेजर करना है तो उसकी चार्ट की जरूरत नहीं, हम लोग ये नाम से ही जान लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास मैटर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, उसका एमकेएस यूनिट या सीजीएस यूनिट क्या होगा, वो सब चीजें भी हमें याद रहनी चाहिए ना। तो उसके लिए आपको इस चार्ट को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का इमेज है, आप लोग इससे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज नोट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले तो ये जान लीजिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मींस नंबर, यानी डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो वहां पर हम कहेंगे 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आती है तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आती है, और विच क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ की जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखिए, आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी स्टार्ट से याद कर लें, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट से याद कर लें, जरूरी नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है आपको। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी में हमने बताया ना, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उस क्वांटिटी को आप लोग स्केलर क्वांटिटी कह दीजिएगा, और जिसमें हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा वो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा स्केलर होगा। क्यों? हम कहें हमने यहां से यहां 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पर हमने बोला यहां से यहां, यानी हमने बोल दिया, डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, हमने बोला कि यहां से हमने यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन भी बताया ना कि हम इस साइड में मूव किए हैं, तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर हो गया, ठीक, नॉर्मल बोले कि 3 किलोमीटर हो गया, डायरेक्शन तो बोले नहीं, सिर्फ बोले कि वो 3 किलोमीटर गया, तो वो आपका कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। डायरेक्शन नहीं बताया, इसलिए स्केलर। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी, दोनों को हम कंपैरिजन में बताएंगे, ठीक है। स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएंगे तो आप लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? ये डायरेक्शन की बात हमने नहीं कहा, बस ये कहा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप जाएंगे तो आप लोग कलकत्ता पहुंच जाएंगे इतनी देर में, ठीक है, या आप लोग कानपुर पहुंच जाएंगे इतनी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पीड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये बोला जाए कि अगर आप लोग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन यानी डायरेक्शन भी बता दिया गया कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी यानी वेलोसिटी आपकी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब वेलोसिटी को ही क्यों वेक्टर क्वांटिटी कहा गया? वेलोसिटी को देखिए इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल वेलोसिटी। दोनों को बातें दोनों जानना होगा। इनिशियल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसकी जो पॉइंट होती है वो इनिशियल, और जो इसकी स्पीड बढ़ने के बाद कुछ हो जाती है तो वो उसकी पॉइंट हो जाती है फाइनल। तो जरूरी नहीं है कि
इनिशियल जीरो हो या फाइनल जीरो हो, दोनों हो सकता है। कभी कुछ ऑब्जेक्ट होती है स्टार्ट होता है वहां से और कुछ होती है रुकता है वहां पर, ठीक है। तो देखिए हमने बोला कि स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्टेंस को ही समझा देते हैं। देखिए अगर इस पॉइंट से कोई आदमी चल करके गया, यहाँ से मूव करता हुआ वापस इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, तो ये इसका क्या, ये पाथ क्या कर रहा है, इसका डिस्टेंस, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से लेकर का यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस कहा जाए या बीच की जो दूरी है यानी मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस यानी टोटल जो पाथ का लेंथ हुआ वो इसका डिस्टेंस, और मिनिमम जो लेंथ होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये कार यहाँ से थी, ये कार थी, तो यहाँ पर जब रुकी हुई है तो यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ी, घूम करके यहाँ तक आने में या फिर यहाँ तक आई है, तो इस कार की जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है, मान लेते हैं कि हमारी 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाती है, यानी v वैल्यू है ये इसकी इनिशियल और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ पर ये भी तो बात हो रही है ना कि यहाँ पर वेलोसिटी में क्या चीज हमें दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन बता दिया गया, तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की, या टाइम भी वही चीज है, एक्सेलरेशन और टाइम को बात की बताते हैं। अभी हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स के लिए मान लेते हैं कि ये एक डोर है, ठीक है। अब इस डोर को कहा जाए कि आप ओपन कीजिए, ठीक है, क्या करना है, ओपन करना है। तो अब ओपन करना है सिर्फ हमने बोला, हमने तो ये नहीं बताया कि आप पुश करके ओपन कर सकते हैं या खींच करके ओपन कर सकते हैं, है ना, तो ये तो हमने बोला नहीं है। अगर हमने सिर्फ ये, अगर ये देखिए फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि अगर जब हमें ये नहीं मालूम होगा कि इसको खींच करके यानी इस डायरेक्शन में खींचेंगे तब ये ओपन होगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि इस डोर को हम इधर खींचेंगे तो ओपन होगा या अंदर ढकेलेंगे तो ओपन होगा, हमें मालूम ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि किधर की तरफ ओपन होगा, इधर खींचने पे या अंदर ढकेलने पे, हमारा क्वेश्चन होगा ना उससे, जो भी सामने वाला होगा। तो या फिर हम क्वेश्चन करेंगे या तो हम डायरेक्ट उसे धक्का या पुश या पुल करके खोल देंगे, है ना। तो ये बात हो गई, इसीलिए ये फोर्स क्या कहलाया, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो बातें समझ में आई ना कि फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो पुश या पुल कर रहे हैं या फिर हम धक्का दे रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब बात आती है मास और वेट की। तो बात हमने बोला था कि मास और वेट सेम है, ठीक है, क्या है, मास और वेट सेम है, लेकिन मास जो होता है जगह के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन वेट जो होता है जगह के ऊपर डिपेंड होता है। जगह का मतलब ये हुआ कि अर्थ में भी बहुत सी जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है थोड़ा बहुत फर्क आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वेट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड है, लेकिन मास डिपेंड नहीं है। तो मास जो है ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस जगह पर इस पोजीशन पर खड़े हैं तो ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ। हम यहाँ पर खड़े हैं तो ग्रेविटी हमें किधर लग रही है, नीचे की तरफ। अगर हमें किसी चीज को वजन करना है तो तराजू के ऊपर रखेंगे ना कि नीचे, है ना। तराजू को में अगर हमें किसी चीज का वजन करना है तो तराजू के ऊपर रखेंगे। तो अब बात ये बताइए कि इसमें क्या ग्रेविटी वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर ग्रेविटी वर्क नहीं करता तो ये कहीं भी उड़ जाता है ना, लेकिन उड़ता नहीं है, इस पर रहता है, तो यानी ग्रेविटी उसको खींची रहती है। तो अब ये बताइए कि क्या ये जो है अगर इस पर डायरेक्शन डायरेक्शन करता है ना वर्क, किस पर वर्क करता है, वेट पर, यानी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, ठीक है। तो वेट हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया,
क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, लेकिन मास हमारा चेंज नहीं होता है। कोई भी एटम है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, केमिकल में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का हम लोग क्या बोलते हैं, मास, एटॉमिक मास। तो इसलिए वहां पर वेट का यूज नहीं किया गया, मास का यूज किया गया, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है, चाहे वो स्पेस में किसी भी प्लेनेट पर हो, चाहे वो अर्थ या मून या मार्स किसी भी प्लेनेट पर हो, उसका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी वर्क नहीं करती है। तो हमारा मास एक स्केलर क्वांटिटी और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है?